हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 और 17 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ली है। किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। हाल ही में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो यह इंदौर बना है। किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत वियतनाम ने किया है। किस शहर में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया गया? तो लखनऊ में। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंग्लैंड ने। आईपीएल 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों किया गया? तो इसे फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण निलंबित किया गया था, लेकिन अब इसे 17 मई 2025 फिर से शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? यह दिवस भी 12 मई को ही मनाया गया। बॉब काउपर किस खेल से संबंधित है जिनकी मृत्यु 84 वर्ष की आयु में हुई है? तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। 13 मई 2025 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 121वीं जयंती मनाई गई है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी डॉक्टर अजय कुमार को। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है, जो श्रीमती आर.एम. बाथ्यू के 1992 से 1996 ईस्वी के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। यानी श्रीमती आर.एम. बाथ्यू यह यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी, वहीं प्रीति सूदन यह इस पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी। अब बात करें डॉक्टर अजय कुमार की, तो यह फ्रेंड्स केरल कैडर के 1985 बैच के भारतीय राष्ट्रीय सेवा अधिकारी हैं और अक्टूबर सन 2022 में रक्षा सचिव के पद से यह सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनके कार्यकाल की बात करें हम, तो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर बने रहने की तिथि से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले पूरा हो तब तक वह आसीन रहता है। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अब बात करें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे सर रोस बारकर। पहले सिविल सेवक यानी सिविल सर्वेंट थे सत्येंद्र नाथ टैगोर और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार और यह 33वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी के जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। अच्छा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवई को नियुक्त किया गया। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक बने सब्यसाची कर।
भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक बने परमेश शिवमणि। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के 30वें महानिदेशक बने आशीष खन्ना। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया संजय जायसवाल को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने राजविंदर सिंह भट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नोएल टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी पीटी उषा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर देवेन भारती को नियुक्त किया गया। दिल्ली सैन्य नर्सिंग सेवा का अपर महानिदेशक नियुक्त किया गया मेजर जनरल लिशम्मा पीवी को। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी बने संजय मूर्ति। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। महमूद आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख बने अरविंद पंगड़िया और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने सतीश कुमार। तो यह सभी नियुक्तियां आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसका आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी सुजैन ले। तो अभी 13 मई 2025 को सुजैन ले को ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी का नेता चुना गया है, जिससे वह पार्टी की पहली महिला नेता और देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। जहाँ फ्रेंड्स उन्होंने एंगस टेलर को 29-25 मतों से हराकर यह पद हासिल किया है। ओके, तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, सुजैन ले, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता के रूप में चुना गया है। ओके, अच्छा, अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बाजीन। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। अगला प्रश्न है, मई 2025 में यूरेका फोर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी श्रद्धा कपूर को। तो अभी यूरेका फोर्स ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपने वैक्यूम क्लीनर की रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय घरों में स्वच्छता और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। अब यूरेका फोर्स या फ्रेंड्स हेल्थ एंड हाइजीन के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, सिक्योरिटी सिस्टम, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर बनाती है। अच्छा, आप लोग कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। गो आई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को नियुक्त किया। लेवाइज ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। कैटरीना कैफ या सामी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। आलिया भट्ट को लोरियल पेरिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अभिनेत्री अनन्या पांडे को फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल ने भारत के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी केरल राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। तो केरल सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है, जो प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ी में शामिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान है। यह योजना उन प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की अपेक्षा को दूर करने के लिए प्रयास करती है, जो बार बार स्थान परिवर्तन और आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण औपचारिक शिक्षा प्रणाली से अक्सर बाहर रह जाते हैं। इस योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को केरल की औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, जिससे स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण योजनाओं तक पहुंच शामिल हो। ओके, तो अभी आप इस योजना का नाम याद रखेंगे, ज्योति योजना, जो केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, अब राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंदिरम्मा आवास योजना 2025 तेलंगाना में शुरू हुई।
गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा में, महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई, पार्थ योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई, सुजल परियोजना कर्नाटक में, थल्लकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा में, राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना में, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश में, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में, एकल महिला सशक्त रोजगार योजना उत्तराखंड में, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में, विकासिता गांव योजना उड़ीसा में, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई, बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में और पिंक ई रिक्शा योजना अभी महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में। तो अभी अडानी समूह ने 10 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में स्थित गारे पेलमा 3 खदान में खनन कार्य के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है। यह ट्रक 40 टन तक भार वहन करने की क्षमता रखता है और एक बार हाइड्रोजन भरने पर लगभग यह 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह पॉल फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप याद रखेंगे, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। अच्छा, भारत के पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का मसाली गांव बना। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हरियाणा के सोनीपत में। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान यह बेंगलुरु में स्थापित की गई। भारत ने पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया। और भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक यह IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे यह नई दिल्ली में खोला गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र। तो वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र में सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया था, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे रहा। कर्नाटक फ्रेंड्स महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जिसके बाद गुजरात तीसरे, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश और 5वें स्थान पे तमिलनाडु था। महाराष्ट्र ने फ्रेंड्स 37,671 करोड़ रुपए का GST संग्रह किया, जबकि कर्नाटक ने 15,978 करोड़ रुपए का संग्रह किया। अच्छा, अब GST से संबंधित कुछ स्ट्रेटेजिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी GST सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो फ्रांस ने। भारत का GST यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में GST विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। GST को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम था। GST को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया था। GST काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर सन 2016 में किया था। GST 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। GST बिल को फ्रेंड्स राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर सन 2016 को दी थी। GST में 5 प्रकार की कर दरें होती हैं: 0%, 5%, 12, 18 और 28। और GST फ्रेंड्स एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सर्वम AI ने। तो बेंगलुरु में स्थित कैसल आर्टिस्ट सर्वम AI ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है, जो फ्रेंड्स विशेष रूप से भारत की विभिन्न भाषाओं की पहचान को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जो पंजाबी, मराठी, उड़िया, तमिल और बांग्ला सहित 11 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
और आपको बता दें फ्रेंड्स, बुलबुल V1 को अगस्त सन 2024 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, अब AI से संबंधित कुछ प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो एलन मस्क की AI कंपनी ने चैटबॉट ग्रोक 3 का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन। AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया माइक्रोसॉफ्ट ने। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जेनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया एनवीडिया ने। हरियाणा में नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया गया है। गूगल ने एप्लीकेशन की गति बढ़ाने के लिए 7 पीढ़ी की AI चिप आयरन ब्रूट का अनावरण किया। भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत देश का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम का चयन किया है। और भारतीय महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से AI किरण लॉन्च किया। किसने? तो कृतिका रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 23 सितंबर को। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की है, क्योंकि यह शरद विषु के दिन है जब दिन और रात लगभग दोनों बराबर होते हैं। इस दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में उसकी भूमिका को मजबूत करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसके वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। तो अभी आप याद रखेंगे, आयुर्वेद दिवस अब हर साल कब मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में आयोजित CCI बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे पंकज आडवाणी ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी पंकज आडवाणी ने फाइनल में ध्रुव सीतवाला को 5-2 से हराकर 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब जीता है। यह फ्रेंड्स पंकज आडवाणी का तीसरा CCI बिलियर्ड्स खिताब है, जिन्होंने क्यू स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर और पूल में 28 विश्व चैंपियन जीती है। और इसके आयोजन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन 25 अप्रैल से 4 मई 2025 तक मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में किया गया था। और इस किताब को जीतने के बाद फ्रेंड्स पंकज आडवाणी को 2.5 लाख रुपए मिले, जबकि ध्रुव सीतवाला को 1.5 लाख रुपए मिले हैं। तो अभी इनका नाम आपको याद रखना है, पंकज आडवाणी, जिन्होंने CCI बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के तहत फ्रेंड्स लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जो पहलगाम में एक बड़े हमला की साजिश कर रहे थे। बाद में फ्रेंड्स उनका शव घने जंगल से बरामद किया गया। ओके, तो मेन पॉइंट आप लोगों को बस इस ऑपरेशन यानी अभियान का नाम याद रखना है, ऑपरेशन केलर, जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अच्छा, अब लोग 2025 के कुछ प्रमुख ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारत नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन का कोड नाम दिया था ऑपरेशन इंद्रावती। ओडिशा में कछुओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया था। यह फ्रेंड्स ऑपरेशन भारतीय तट रक्षक बल द्वारा शुरू किया गया था। भूकंप से भारी तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। भारत विनाशकारी भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने वाले ऑपरेशन दोस्त बचाओ अभियान शुरू किया था। और अभी भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत।
अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रीड मोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी रीता राममूर्ति गुप्ता ने। तो लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता, जिन्हें रीडिंग कोच के नाम से जाना जाता है, ने एक रोमांचक चर्चा का संचालन किया जिसमें मानव मस्तिष्क की यात्रा, भाषा की प्राप्ति और हमारी पढ़ने की क्षमता और एक संकाय के रूप में पढ़ने में हमें कैसे रूपांतरित किया आदि विषयों पर चर्चा की गई है। ओके, तो आप लोगों को बस इस पुस्तक का नाम याद रखना है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, जिसे किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 15 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों की भूमिका को सम्मान देना और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार यह दिवस 15 मई 1994 में इसे औपचारिक रूप से मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। ओके, यह वर्ष 2025 की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है। अच्छा, अब मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को ही रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी वन हेल्थ, पादप स्वास्थ्य का महत्व। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी हमारे नर्स से हमारा भविष्य, नर्स की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।